मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी रेशमी दीवारों वाला घर। छवि निगम लखनऊ में रहती हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं और बहुत सा सामाजिक कार्य भी करती हैं कई एनजीओ से जुड़कर। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। जनवरी की सर्दी ने कोहराम मचा रखा था। बारामदे में लगातार जलता बेचारा अलाव भी अब भुकभुकाने लगा था। फिर भी हम में से कोई भी उठकर अंदर जाने को राजी नहीं था। हम यानी कि अम्मा, बाबूजी, मेरे पति अक्षय, 5 साल की बिटिया रिनी और मैं। बाबूजी आराम कुर्सी पर आगे पीछे झूलते हुए अपने घुटनों पर बैठी रिनी को कोई आप बीती सुना रहे थे। ये भी कोई सर्दी है? अरे ठंड तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। पता है रिनी, सन 60 की बात है, तब पीने के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती थी। इस पर तेजी से बुनाई करती अम्मा ने मुंह बिचकाया। तब भी इनकी फरमाइशें चलती रहती थी कि ये पका दो, वो बना दो। रिनी ने आंखें चमकाई। फिर तो सारे दूध की आइसक्रीम बन जाती होगी ना? उसे पीना तो पड़ता ही नहीं होगा, है ना पापा? मुस्कुराते हुए अक्षय ने झुककर उसकी नन्ही हथेली से अपनी हथेली बजाकर हाई फाइव किया तो सब मुस्कुरा दिए, मुझे छोड़कर। मेरा ध्यान हाथ में पकड़े फोन की स्क्रीन से झांकती तस्वीरों पर था। अक्षय ने अपने सामने इकट्ठे मूंगफली के छिलकों को अलाव में डालते हुए मेरा कंधा हिला दिया। राधिका, एक कप बढ़िया सी चाय मिल जाती। बाबूजी भी खकारते हुए बेटे की हाँ में हाँ मिलाने को हुए कि तभी अम्मा ने उनकी तरफ आंखें तरेर दी। बिल्कुल नहीं, सुबह से 8-10 कप चाय पी चुके हो तुम दोनों। बहू को बैठने दो ना कुछ देर आराम से। उनकी बात सुनकर आधा उठ चुकी मैं फिर से बैठ गई। और कोई वक्त होता तो मैं चाय के साथ पकौड़े भी बना लाती, लेकिन इस वक्त नहीं। अक्षय ने तिरछी निगाह मेरे फोन पर डाली और छेड़ती आवाज में बोल पड़े, अरे अम्मा, आपकी लाडली बहू वैसे भी ना उठने वाली। फोटो में देख रही है, वो भी अपनी सखी सुलक्षणा की। तभी तो इसका दुआबी चेहरा कभी थार का मरुस्थल तो कभी चेरापुंजी हो रहा है। अम्मा ने उन्हें झिड़का। चल अब भूगोल की अपनी सारी मास्टरी उस पे मत उड़ेल तू। फिर मेरी ओर झुकाई। अच्छा बहुत दिखा तो, कौन सी फोटो भेजी उसने? मैंने तस्वीरें आगे कर दी। घुंघराले और रेड हाइलाइट्स करवाए हुए बाल सुलक्षणा पर फब रहे थे। डिजाइनर बगंडी गाउन और ऊंची एड़ी की सैंडल्स पहने वो बहुत स्मार्ट लग रही थी। जिस लेदर के सोफे पर वो बैठी हुई थी, उसके पीछे वाली दीवार का वॉलपेपर बिल्कुल रेशमी नजर आ रहा था। मैंने उसकी बातों का इतना जिक्र किया हुआ था, उसकी भेजी एक एक फोटो घर में इतनी ज्यादा बार दिखाई थी कि अब सभी सुलक्षणा को जान गए थे कि बेहद रईस और आलीशान घर की मालकिन सुलक्षणा मेरे कॉलेज के जमाने की दोस्त थी और अपने पति और बच्ची के साथ अहमदाबाद में रहती थी। पर वो शायद ये नहीं जानते थे कि उसके घर परिवार की तस्वीरें देखकर मैं खुश तो होती थी, पर अंदर ही अंदर जैसे कुछ सुलगने लगता था। एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स, पढ़ाई लिखाई, हर लिहाज से मुझसे पीछे रहने वाली सुलक्षणा अब कितनी आगे निकल गई थी। जब मैं तस्वीरों में उसे हर वक्त मजे से घूमते फिरते, शॉपिंग करते, कीमती जेवर कपड़ों में सजे धजे हुए देखती तो अपनी जिम्मेदारियां मुझे बोझ से रीखी लगने लगती। इस 4 दीवारी में मुझे घुटन महसूस होने लगती। अभी भी उसे ब्यूटीफुल लिखकर भेजते हुए मेरे जबड़े कस रहे थे, उंगलियां कांप रही थीं। अगर जिंदगी की हर चाह पूरी हो जाती तो सपने हुए ही ना होते। सपनों का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ अधूरी ख्वाहिशें बाकी हैं। पिछले कोई साल भर से मैंने भी ऐसे ही ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। ख्वाब जिनमें मेरे बदन पर खूबसूरत कपड़े होते, कालीनों वाली गदबदी जमीन और रेशमी दीवारों वाला घर होता और किसी मुलायम सोफे पर मैं सुकून से पसरी हुई होती। इन बेचैन करने वाले सपनों को मैंने तब से देखना शुरू कर दिया था जब से मेरी पुरानी सहेली सुलक्षणा मेरी जिंदगी में दोबारा आई थी। एक दिन अचानक उसे सोशल मीडिया पर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। कॉलेज की खट्टी मीठी सारी यादें ताज़ा हो गई थीं। झटपट हमने एक दूसरे के फोन नंबर लिए और बातचीत का दौर शुरू हो गया।
तुझे याद है राधिका वो कैंटीन वाले समोसे? हाय, उतने अच्छे समोसे और चाय तो अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं मिलते यार, है ना? सुलक्षणा कहती तो मुझे याद आता। और तुझे अल्पना मैम याद है जो पढ़ाते टाइम बीच बीच में सो जाया करती थी? फिर कहती मैं तो सोच रही थी कि टेस्ट पेपर में कौन से सवाल दूं। पुराने दिन याद करके हम दोनों जाने कितनी देर हंसते रहे। फिर वो कहती, अरे सुन सुन, वो लैला मजनू थे ना अपनी क्लास के, वो भी हैं सोशल मीडिया पे, एक दूसरे के खून के प्यासे अब तो। मैं पूछ ही लेती, और वो धीरज सर? इस पर उसकी आवाज शरारती हो जाती। हाँ हाँ पता है, वो केवल तेरे ही नहीं हम सारी लड़कियों के क्रश थे। पता है कुछ महीने पहले देखा उनको, ठेले से सब्जियां खरीद रहे थे। इतने ऑर्डिनरी लग रहे थे कि पूछो ही मत यार। अच्छा, सर की ऐसे रूप में कल्पना मेरी आवाज धीमी कर गई। उसकी चटर पटर यूं ही चलती रहती, पर मेरा दिमाग उलझने लगा कि बाजार से सामान लाना है, बाबूजी के परहेजी खाने और अम्मा के मनपसंद सूप की तैयारी करनी है, रिनी को पढ़ाना है, प्रेस के लिए कपड़े छाटने हैं, और भी जाने कितने काम करने बाकी हैं। वो कहती, यहाँ के कुछ दिन रह जाना राधिका, फिर अपन आराम से खूब सारी बातें करेंगे। मेरे दिल में हसरत जागती, फिर जिम्मेदारियों तले दब जाती। मैं टाल जाती। पहले तू ही आजा। उसकी हंसी खनखना उठती। आऊंगी पक्का, तब तक तू भी तो अपनी फैमिली की, अपने घर की फोटोज भेजना यार। भला मैं उसे क्या भेजती? बस उसकी भेजी तस्वीरें जूम कर करके देखती रहती थी। उसका आलीशान फर्नीचर, दीवारों पर खूबसूरत वॉलपेपर और जमीन पर बिछे बेशकीमती कालीन को निहारती रहती। मेरे घर की तरह वहां किचन में फैले बर्तन नहीं थे, बिस्तर पर गुंजे पड़े तौलिए और उतारे गए कपड़े नहीं थे, डाइनिंग टेबल पर बिखरी दवाएं, पेन स्टैंड, 10 तरह के फोन चार्जर और अल्लम गल्लम सामान नहीं, जमीन पर बिछे अखबार और उन अखबारों पर साग सब्जियों और मूंगफलियों के छिलकों का ढेर नहीं, जूतों में उलझती चप्पलें नहीं, पलंग के नीचे चाय के कपों का ढेर नहीं, सोफे पर पसरे खिलौने नहीं, मम्मी मम्मी का शोर नहीं, अरे मेरा चश्मा देखा कहीं की पुकार नहीं। दीवार से टिके मैंने गहरी सांस ली। अम्मा, बाबूजी, रिनी, अक्षय सब अंदर जाने से पहले सामान समेट रहे थे। मैं भी चटाई उठाने को झुकी कि तभी मेरा फोन गनगनाया। सुलक्षणा का एक और मैसेज आया था। देखकर मैं चौंक गई। सरप्राइज, परसों आ रही हूं तेरे पास। सुलक्षणा का मैसेज मैं बार बार पढ़े जा रही थी। वही मैसेज जिसमें खूब सारे स्माइलीज बनाते हुए उसने लिखा था कि वो परसों सुबह अपनी बिटिया के साथ आएगी और शाम की फ्लाइट से लौट जाएगी। इतने वक्त बाद उससे मिलने का ख्याल मेरे दिल को गुदगुदा रहा था, लेकिन जल्द ही वो खुशी चिंता के बादलों में खोने लगी। मुझे उसकी घुमा फिरा कर की गई पूछताछ याद आने लगी थी। वो अक्सर कहती थी, पहले भी तू साफ सफाई को लेकर कितनी नखरीली थी ना राधिका, पर तेरी चॉइस हमेशा बेस्ट होती थी। हम सारी फ्रेंड्स जानती थी कि सबसे खूबसूरत घर तो तेरा ही होगा। मुझे तेरी फोटोज उनसे शेयर करनी है यार। मेरा दिल बैठ जाता था। वक्त सब बदल देता है सुलक्षणा। सबसे खूबसूरत घर की चीजें भी बिखर जाया करती हैं, वो तल्ख हो जाती। हाँ यार, जब कभी मेरे सास ससुर कुछ दिन को आते हैं ना, तो मेरा घर भी फैला फैला हो जाता है। दवाओं बाम की गंध ना जैसे बस जाती है। उनके जाते ही सब समेटना पड़ता है। उसकी बातें तब अजीब लगती, लेकिन जाने क्यों इस वक्त मुझे ठीक लग रही थी। न्यूक्लियर फैमिली में रहते हुए वो अपनी मनमर्जी चला सकती थी, पर मैं नहीं। मुझे तो अपनी ख्वाहिशों से पहले सबकी सहूलियतें देखनी पड़ती थीं। लेकिन इस वजह से क्या दोस्तों में मेरा मजाक बनेगा? क्या वो उन दीवारों की खिल्ली उड़ाएगी जिस पर किस्म किस्म के पोस्टर्स और कैलेंडर के बीच बीच में टेप से रिनी की बचकानी पेंटिंग्स और कार्ड्स भी चिपके हुए थे? तब मैंने टोका था उसे, तो अक्षय ने उल्टा समझाया था, कितना दिल से बनाया यार उसने। आई लव माई ग्रैंड पेरेंट्स, हैप्पी मदर्स डे, फादर्स डे। और देखो मेरी बिटिया अभी से ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का नक्शा बनाने लगी है। बाबूजी अपना चश्मा ठीक करते हुए मुस्कुराए थे। पार्टीशन के पहले भारत भी ऐसा ही लगता था। और लव यू दादी पढ़कर अम्मा रिनी की बलाएं लेने लगती थी। वैसे तो मैं भी उसके गाल को चूमे बिना रह नहीं पाई थी, पर
सुलक्षणा समझ पाएगी ये सब? या मेरी एंटीक पीतल की मूर्ति को तौलिए स्टैंड और महंगी फ्रूट बास्केट को दवाओं की टोकरी बनी देखकर मुंह बिचकाएगी? मुझे अनमना देखकर अक्षय ने पूछा, क्या हुआ राधिका? मैंने अटकते हुए बताया, परसों सुलक्षणा आ रही है। अपने कमरे में जाते हुए अम्मा तपाक से बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। रिनी मटकने लगी। मौसी की बेटी सनी भी आएगी ना? अक्षय भी छेड़ने लगे। ओहो, तो सुलक्षणा देवी साक्षात पधारने वाली हैं। फिर सबके जाने के बाद मेरा उतरा चेहरा देखकर वो गंभीर हो गए। ओके, मैं जाके उन लोगों को घर ले आऊंगा और अपना वर्ल्ड फेमस मटर पनीर भी बना दूंगा, डोंट वरी। लेकिन मैं कैसे वरी ना करती? कैसे बढ़िया ठाट बाट है उसके। केवल पति और बेटी है ना, इसीलिए तो सब सजा सवरा रख पाती है। क्या सोचेगी वो यहाँ आकर? उफ, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। अच्छा होता कि कुछ टाइम के लिए अम्मा बाबूजी को कहीं भेजकर मैं यहाँ सब ठीक ठाक करवा पाती। फिर खुद की ही कड़वाहट ने मुझको रोक लिया। अपने परिवार से बेहद प्यार था मुझे, पर सुलक्षणा के सामने अपनी साख बनाए रखने का भी सवाल था। इतनी बेबसी मैंने पहले कभी नहीं महसूस की थी। रात का खाना खाते वक्त भी मेरा दिमाग उलझा रहा। उलझन में सोच तो गई थी कि अम्मा बाबूजी कुछ वक्त को कहीं चले जाएं ताकि इस मकान को मैं सुलक्षणा के देखने काबिल बनवा सकूं, लेकिन मेरा मतलब उनसे दूर जाना नहीं था। मेरा मन भारी होने लगा। सब्जी में हल्दी नमक बुरकते हुए मेरी नजरें परिक्रमा करती रहीं अपने घर की, जो मेरे लिए दुनिया की सबसे प्यारी जगह थी। शादी के बाद जब मैं यहाँ आई थी तो अम्मा बाबूजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा था, लो बहू, अब संभालो अपना घर। और मैं उन कीमती रिश्तों को सहेजने में जुट गई थी। सब नाते रिश्तेदार खूबसूरती से सजे हमारे घर की तारीफ करते न थकते थे। फिर रिनी का जन्म हुआ और बढ़ती उम्र का असर अम्मा बाबूजी पर भी होने लगा। मेरी हर वक्त की साफ सफाई, हर चीज की साथ संभाल सबको असहज करने लगी थी। ये तो आपातकाल वाले हालात हो रहे हैं भाई घर के। बुदबुदाते हुए बाबूजी का चेहरा तना हुआ दिखने लगा। बहू, तुम ही बता दो कि ऊन सलाइयां कहाँ रखनी है, दवाएं और मालिश वाला तेल कहाँ रखना है, कहती अम्मा का माथा सिकोड़ने लगा। अक्षय की शिकायतें भी बढ़ने लगीं। अरे यार, अब हर टाइम की टोकाटाकी ठीक नहीं है ना। बंदा अपने घर में ही आराम से ना बैठ पाए तो कहाँ बैठे जाके भाई, हैं? आखिर मैंने ही खुद को बदलना शुरू कर दिया। थोड़े बहुत बिखराव को नजरअंदाज करने से सबके चेहरे से तनाव छटने लगा था। मैं भी खुश और संतुष्ट थी, लेकिन सुलक्षणा से मिलने के बाद मेरे अंदर कमतरी का एहसास आने लगा था। हालांकि आज भी मेरा घर बेहद प्यारा था, पर वो सुलक्षणा जैसा परफेक्ट तो नहीं था ना। ये सब सोचते हुए मेरी कसमसाहट बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद खाना लगाने में डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो हैरान रह गई। बाहर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। रिनी दौड़ दौड़ कर अखबार, पत्रिकाएं वगैरह उठा कर बाबूजी को दे रही थी और वो गड्डी बनाकर रखते जा रहे थे। रिनी, अपने टॉयज को भी बॉक्स में डाल दो बेटा। हाँ, अच्छा, उन्होंने कहा तो खिलखिलाते हुए रिनी वापस दौड़ गई। अम्मा के हाथ में बड़ा सा गिलाफ था जिसमें वो अपने ऊन के गोले, कपड़े के थान और कतरने और भी जाने क्या क्या भरती जा रही थीं। उन्होंने आवाज लगाई, अक्षय, और सामान भी ले आओ। इसमें डाल देंगे तो कुछ दिखेगा भी नहीं और बढ़िया गांव तकिया भी बन जाएगा। तभी दूसरे कमरे से कपड़ों का ढेर लिए अक्षय आए और उन्हें तहाने लगे। मैंने उन्हें सवालिया नजर से देखा तो उन्होंने कंधे उचका दिए। क्या करें भाई, सुलक्षणा सुनामी आने वाली है, सो अम्मा ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अम्मा ने उन्हें झूठ मूठ का झिड़क दिया। तू फिर अपना भूगोल झाड़ने लगा है? चल जाके दीवार से कैलेंडर उतार के स्टोर में रखा। बहू, तुम जाके बाजार के सामान की लिस्ट बना लो। कल जाके अपनी सहेली के लिए तोहफे भी ले आना। अम्मा की बात सुनकर मैं अनमनी हो गई। उन्हें मेरी इतनी फिक्र थी और मैंने सर झटक दिया। अभी मुझे सिर्फ सुलक्षणा के बारे में सोचना था। एक रेस में शामिल हो चुकी थी मैं और जीतना था हर हाल में। अगले दिन जब मैं सुलक्षणा के लिए साड़ी, उसकी बिटिया के लिए फ्रॉक, मिठाई और बाकी सामान लेकर बाजार से लौटी तो दंग रह गई।
बाहर माली काका के साथ बाबूजी ने लॉन का और अंदर सहायिका से मिलकर अम्मा ने घर का जैसे नक्शा ही बदल दिया था। हालांकि अभी भी यहाँ सुलक्षणा जैसे लॉन में छाते वाला झूला नहीं था, हमारी छतों से जगमग झूमर नहीं लटक रहे थे, न तो सुलक्षणा के घर जैसे गुदगुदे वॉल टू वॉल कारपेट थे, न ही दीवारों पर लहरदार वॉलपेपर, न ही आईने सा चमकता वुडवर्क था और न ही छल्ले सी घुमावदार ऊपर नीचे जाती सीढ़ियां। फिर भी हमारा घर निखर आया था। अपना घुटना सहलाते हुए अम्मा अपनी सहायिका से कह रही थी, हाँ तो ठीक है ना, दिवाली वाला बोनस तू अभी ले लीजो। इस पे स्टूल पर चढ़कर पर्दे टांगते हुए अक्षय बोले, हमें भी बोनस दिला दियो अम्मा, ये बेमौसम की आंधी के कुछ आम हमारी झोली में भी टपक जाएं। मुस्कुराते हुए मैं किचन में कॉन्टिनेंटल डिशेस की तैयारी में जुट गई। शाम तक सबके बेतरह थक चुकने के बावजूद काम जारी था। अपनी फीकी कॉफ़ी के घूंट भरते बाबूजी बोले, चलो इस बहाने मेरे हाथ पैर भी कुछ खुले, नहीं तो रिटायरमेंट के बाद तो जैसे बदन में जंग लगने लगी थी। अम्मा ने बिस्कुट चुभलाया, हाँ लग रहा था जैसे ब्याह की तैयारी हो रही हो। अक्षय ने चुटकी ली, कहो तो रीनी की झटपट मंगनी चटपट ब्याह कर डाले अम्मा। इस पे सब हंस पड़े। अगली सुबह जब सुलक्षणा आई तो पूरा घर उसके इम्पोर्टेड परफ्यूम से महक उठा। जीन्स टॉप पहने, गॉगल्स सर पर चढ़ाए वो बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन मेरे ये कहने से पहले वो ही बोल पड़ी, हाय राधिका, तू तो पहले जैसी प्यारी यार अभी भी, और तू तो और भी खूबसूरत लग रही सुलक्षणा। मैंने कहा और हम एक दूसरे के गले लग गए। लगा जैसे कॉलेज का जमाना वापस आ गया हो। अरे सुनना, पता है सच्ची क्या, कसम से। ऐसे ही न जाने कितने जुमले हमारी खिलखिलाहटों के बीच गेंद जैसे लुढ़कने लगे। कुछ देर में मैं नाश्ता लगाने रसोई में गई तो अक्षय मेरी मदद करने मेरे पीछे पीछे चले आए। दोनों बच्चे खेलने में मगन थे। सुलक्षणा गौर से घर के कोने कोने का निरीक्षण करने लगी। मैंने देखा कि वो कनखियों से कभी मुझे और अक्षय को देखती तो कभी दीवार पर लगी ढेरों तस्वीरों को, जिनमें अक्षय थे अम्मा बाबूजी के साथ, रिनी थी अपने दादाजी के कंधे पर, मैं और अम्मा थे छत पर न जाने किस बात पर खिलखिलाते। थोड़ी देर में वो अंदर आई तो मैंने उसको अम्मा बाबूजी से मिलवाया। उसकी निगाहें कुछ संजीदा होकर टटोलने लगी, मानो उनके साथ रहने की वजह से मेरी लाइफस्टाइल पर पड़े असर को परख रही हो। वो मेरे पास आकर बुदबुदाई, तो उन्हीं की सहूलियत के लिए सोफे पे मिसमैच्ड कुशन रखने पड़े ना, और सेटी पे वो गाँव तकिया। और मैं असहज होने लगी। कुछ कहने को हुई कि तभी उसकी बिटिया सनी आ धमकी, मम्मा पता है रिनी कितनी लकी है, उसकी दादी ने उसकी गुड़िया के लिए कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाई हैं, फ्रॉक, लहंगा और साड़ी भी, और वो रोज़ अपने बाबा से कहानी सुन के सोती है, उनके साथ पार्क जाती है। हम भी दादी बाबा के साथ क्यों नहीं रहते? सुलक्षणा के चेहरे से रंग जरा से फीके पड़ गए, जैसे वो किसी सोच, किसी उलझन में हो। क्या उसकी जिंदगी वाकई उतनी परफेक्ट थी जैसी मुझे लगा करती थी? दिखावे का बोझ कितना भारी होता है, दोपहर तक मुझे ये महसूस होने लगा था। सोने की मटर माला चुभने लगी थी और मूंगिया सिल्क के सूट पर तेल वेल के निशान न पड़ जाएं, ये चिंता अलग परेशान किए हुए थी। अक्षय भी बुदबुदा रहे थे, यार इस कुर्ते जैकेट में तो सांस तक नहीं ली जा रही यार। पर सनी और रिनी खुश लग रहे थे। पहली बार सुलक्षणा कुछ खामोश सी थी। खाने के दौरान जब वो अचानक बोल उठी, ऐसा ही लसौड़े का अचार सनी की दादी भी, तो मैं हैरान रह गई। अम्मा मुस्कुरा दी, लेकिन रोज़ाना हाथ से चावल खाने वाले बाबूजी बिना शिकायत अपनी प्लेट में चावल को चम्मच से सिर्फ इधर उधर करते रहे थे। लंच के बाद मैं बस 2 मिनट में आई कहकर जल्दी जल्दी प्लेट में स्वीट डिश लगाकर अम्मा बाबूजी के कमरे की तरफ चल दी। लेकिन बाबूजी की धीमी आवाज़ आई तो मैं ठहर गई। मेरी शुगर लो हो रही है अक्षय की माँ, और अपने पैरों की हालत तो देखो, बहू से कहते हैं ना दवा ढूंढने को। अम्मा हाफते हुए बोली, अरे बिल्कुल नहीं, ढूंढाई के चक्कर में घर उथल पुथल हो जाएगा। बहू की सहेली के जाने तक थोड़ा सब्र कर लो, जरा देर में शुगर इतना हाई लो ना हो जाता। मेरे गले में कुछ अटकने लगा। अम्मा बाबूजी को अपनी जरूरी दवाओं के बजाय मेरी भावनाओं की दिल से परवाह थी। मेरी सहेली की खातिरदारी में वो इसलिए जुटे क्योंकि वो मुझे खुश देखना चाहते थे और मैंने बाहरी बनावट को तरजीह दी थी।
मेरी आंखें धुंधला गईं। अंदर आकर मैंने प्लेट बाबूजी के सामने रखी और बोली, सॉरी बाबूजी, अम्मा आपकी दवाएं भूल गई थी, अभी लाई। बाहर निकलकर मैं दवाएं खोजने लगी। तभी मेरी नज़र सुलक्षणा पर पड़ी। वो दीवार पर टेप से चिपकाए हुए रिनी के आई लव यू मम्मी वाले कार्ड पर हाथ फिरा रही थी। मुझे देखकर वो बुदबुदाई। सनी भी सजाना चाहती थी, महंगी गुड़िया शोकेस से निकालकर खेलना भी चाहती थी, पर अब तो वो जिद भी नहीं करती। मैं उसका चेहरा देखती रही, समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रही थी। मैंने उसकी कलाई थाम ली। पर तेरा घर कितना प्यारा लगता है ना। उसका गला भर्रा गया। तेरी दीवारें ज्यादा सुंदर हैं राधिका, सच्ची। जाते ही मैं सनी का परफेक्ट फैमिली वाला स्केच बाहर निकालूंगी। उसमें उसके बाबा दादी और हम तीनों जने हैं। कुछ रुककर वो फिर बोली, और जानती तेरे पति को यूं खुश देख के लगा कि सनी के पापा को ऐसे मैंने मस्त मौला कभी नहीं देखा। अपने इन-लॉज को अलग करके मैंने अच्छा नहीं किया राधिका। मैंने उसे गले से लगा लिया। जानती है तेरा घर देख के मैं जल रही थी, तुझे इंप्रेस करना चाहती थी। सचमुच थोड़ी देर को बौरा गई थी। सुलक्षणा अपनी आंखों के कोर पोंछने लगी। मैंने रुंधे गले से कहा, अच्छा रुक, पहले दवाएं खोज लूं, सफाई के चक्कर में जाने कहां रखाई। तभी वहां खेलते हुए रिनी आ पहुंची। सनी दादी स्वेटर बुन रही है मेरा, दिखाऊं? और उसने गांव तकिए की डोरी खींच दी। ऊन के रंग बिरंगे गोलों के साथ ढेरों सामान भी बिखर गया। रिनी के खिलौने, अक्षय और बाबूजी की चेस की गोटियां, टीवी का रिमोट और दवाई की शीशियां भी। सुलक्षणा ने मुस्कुराकर दवाएं उठाईं और मुझे थमा दी। फिर अपनी बेटी का सर थपथपाया। आपकी दादी भी बहुत अच्छा स्वेटर बुनती हैं, अपन कहेंगे उनसे, अच्छा? अंदर जाते हुए मैंने पलट कर देखा और मुस्कुरा दी। मेरा बिखरा घर भी सच में कितना प्यारा लग रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।